एवरीवन, वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड 2 ऑफ पाकिस्तान मैचेस। एक पाकिस्तान मेंस टीम का मुकाबला हुआ बांग्लादेश से जो ट्राई नेशन सीरीज में, दूसरा एशिया कप में जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम का मुकाबला हुआ श्रीलंका से, और अनएक्सपेक्टेडली एक हार्ट ब्रेकिंग हार जो है वो पाकिस्तान वुमेन को फेस करनी पड़ी। बात करेंगे इन मैचेस के हवाले से, मगर सिर्फ क्रिकेट पे आज बात नहीं होगी, बात जो है वो और खेलों पे भी होगी। हॉकी पे फोकस करेंगे ज़रा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड, आई थिंक हॉकी पे आज ज़रा, क्योंकि कल हमने इस खबर का थोड़ा सा आगाज़ ज़रूर किया था, लेकिन आज ज़रा तफसील से इसके हवाले से जो है वो बातचीत होगी। और नेचुरली आई मीन ये डिस्कशन करना पड़ेगा। और नेशनल स्पोर्ट लुक्स लाइक इट्स इन ट्रबल वंस अगेन। लेकिन बहरहाल स्टार्ट हम करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। तो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में जिस तरह शुरुआत में बताया ट्राई नेशन सीरीज के हवाले से, सो न्यूजीलैंड में जो जारी ट्राई नेशन सीरीज है उसमें बांग्लादेश एक मैच भी ना जीत सकी। चौथी मुसलसल शिकस्त बांग्लादेश, पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पे 173 रन्स बनाए, जिसमें लिटन दास ने 69 एंड ऑल एक्सपीरियंस शकीब अल हसन ने 68 रन स्कोर किए। कौमी टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर जो है वो ये टारगेट अचीव कर लिया। मोहम्मद रिजवान के 69 रन, बाबर आजम के 55 रन, बट द मोस्ट इम्पैक्टफुल इनिंग वाज बाय मोहम्मद नवाज, जिन्होंने 45 रन बनाए सिर्फ 20 गेंदों में और एक धुआंधार इनिंग खेली। अब इवेंट का फाइनल जो है वो कल खेला जाएगा, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड होंगे एक दूसरे के मध्य मुकाबले। एब्सोल्युटली बांग्लादेश ट्राई सीरीज फॉर अ रीजन परहैप्स। ज़रा बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के हवाले से। पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स के दरमियान आज एक बार फिर से सेंचुरी शराकत हुई, और देखा जाए तो जहां पे ये दोनों खिलाड़ी अपने इनफरादी रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं, वहां पे इन दोनों की जो पार्टनरशिप्स हैं वो भी इस वक्त रिकॉर्ड जोन में ही ऑपरेट कर रही हैं। भाई आज जो है वो कुछ और रिकॉर्ड जो हैं बन गए हैं। अब ये मैं आपको ज़रा देख के पढ़ के बताता हूँ। रिजवान और बाबर की जोड़ी ने हदफ के ताक़ुब में 1000 रन बनाने वाली ये पहली जोड़ी बन गई है। हदफ के ताक़ुब में रिजवान और बाबर के दरमियान 5 सेंचुरी पार्टनरशिप्स, और इसके अलावा अच्छा ये बेसिकली मुश्तरका तौर पर T20 क्रिकेट में जो है ये सबसे ज़्यादा सेंचुरी शराकतें हैं। तो चेजिंग में 5, और अगर आप ओवरऑल भी बात करें रिजवान और बाबर के दरमियान 8 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हो चुकी हैं। इसके अलावा 16 मरतबा 50+ पार्टनरशिप ये दोनों कर चुके हैं। भारत के रोहित शर्मा और इसके अलावा KL राहुल के दरमियान जो है वो 15 50+ शराकतें हुई हैं। इनफरादी तौर पर बाबर आजम ने भी जो है वो एक माइलस्टोन अचीव किया है, और वो है 11,000 इंटरनेशनल रन्स का। यानी आप टेस्ट, T20 और ODIs को जब कलेक्ट करेंगे तो 11,000 रन्स करने वाले वो 11वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने ये कारनामा आज बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले मैच में सरअंजाम दिया। बिल्कुल जी, अब बात करते हैं वुमेन एशिया कप की। सो वुमेन एशिया कप जो कि सिलट में जारी है, और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का फिर से होगा एक और मुकाबला, और वुमेन में भी हम फाइनल में जो है वो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले को देखेंगे। मगर बिल्कुल फाइन मार्जिन से जो है वो पाकिस्तान वुमेन टीम जो है वो नहीं पहुंच सकी फाइनल में, बिकॉज एक बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई श्रीलंका ने। एशिया कप की जिस तरह मैं बात कर रही हूँ, सो जीता हुआ मैच हार गई पाकिस्तान की वुमेन टीम। श्रीलंका ने दूसरे सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली, और अब फाइनल में श्रीलंका और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने होंगे। श्रीलंकन वुमेन टीम ने जो है वो 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पे 122 रन बनाए, जिसमें हर्षिता थी जिन्होंने 35 रन स्कोर किए। नशरा संधू ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में कौमी वुमेन टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 121 रन ही बनाए। सिर्फ कौमी टीम को आखिरी ओवर में 9 रन बनाने थे, जिसमें वो नाकाम रही। वुमेन्स एशिया कप का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के दरमियान। सो दिस वाज इट फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, बट जस्ट 1 रन। और सीरियसली आई मीन इनका तकरीबन मैं कहूँगा आखिरी घंटा मैंने पूरा बैठ के जो है ना सवेरा वो देखा। विमेन क्रिकेट में मैं ज़रा बरसाती था सपोर्टर हूँ, सपोर्टर नहीं बरसाती व्यूअर हूँ। सपोर्टर तो खैर हम हमेशा ही होते हैं, और इस उम्मीद के साथ मैं ये देख रहा था कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा। लेकिन कुछ मिलती जुलती सिचुएशन मेंस एशिया कप वाली भी हो गई। वहाँ पे श्रीलंका ने इंडिया को बाहर कर दिया था, यहाँ पे पाकिस्तान को बाहर कर दिया। अब देखना ये है कि उनकी ख़वातीन की टीम भी जो है
क्या वो ये एशिया कप जीतने में कामयाब होती है या नहीं, बट बहरहाल पाकिस्तानियों के लिए दिस वाज डेफिनेटली अ हार्ट ब्रेक बिकॉज इतना ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था। आई थिंक पहले कोई 3 ओवर्स में 31 रन आपने बना लिए थे। really good. मुझे अच्छा, मैंने पाकिस्तान विमेन के जितने भी मैचेस देखे हैं और इस तरह के जो क्लिफ हैंगर्स देखे हैं उसमें एक सर्टन पैटर्न फॉलो होता है और वो ये है कि आई डोंट नो आवर ऑब्सेशन अबाउट टेकिंग द मैच डीप। ये चाहे मेंस टीम हो या हमारी ये विमेंस टीम में ये चीज़ ज़्यादा नज़र आती है, यानी जहाँ पे आप सिंगल डबल्स भी ले सकते थे। आई मीन समवन लाइक निदा डार परहैप्स जिनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बिस्मा मारूफ और निदा डार जिस वक्त बैटिंग कर रही थी, दे शुड हैव गॉन ऑन एंड फिनिश दैट गेम देयर एंड देन, लेकिन वो एक पता नहीं क्यों 19वें या 20वें ओवर तक लेकर जाना है। आज जिस तरह पाकिस्तान ने भी अगेंस्ट बांग्लादेश चेस किया, आई मीन ज़ाहिर है जी रिजवान यस मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस 60 ऑड रन, आई डोंट नो 70 ऑड, आई डोंट नो, बट आई थिंक इन द हाइंडसाइट अगर आप देखें तो इस इनिंग के हवाले से बातचीत ज़रूर की जा सकती है। आई थिंक एनीवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट राइट नाउ प्लेइंग 51 डिलीवरीज, वी एक्सपेक्ट देम टू स्कोर अराउंड 85-86 रन, बट रिजवान वाज 20 शॉर्ट ऑफ दैट थिंग। सो बहरहाल अभी तो छोटी टीमों के खिलाफ why wasn't Mohammad Nawaz the man of the match? He should have been the man of the match because मैच को जो ठीक है रन्स जोड़े बाबर ने, रिजवान ने बिल्कुल रन्स जोड़े, बट जो वो लाइन क्रॉस करना होता है ना, वो मेरा ख्याल से अगर मोहम्मद नवाज की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आती, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, जिस तरह उन्होंने फेस किया है, it was commendable. it was under pressure. आप ये देखेंगे उस वक्त प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि चेज किसी टाइम पे पाकिस्तान की जो है वो उससे बाहर थी, रेंज से बाहर थी, बट 11 तक चला गया था, 11 तक बिल्कुल चला गया था। आई थिंक एनीथिंग अराउंड 10 इज चेजेबल, बट यस आई थिंक एक स्ट्रेस वाला एलिमेंट जरूर आ गया था, बट रिजवान ने वहाँ पे माफ़ कीजिएगा नवाज ने आके वहाँ पे अच्छा खेला। इट्स अ सिल्वर लाइनिंग इस मैच में। अगर आप कुछ देखना चाहें पाकिस्तान के लिए, वो डेफिनेटली नवाज की बैटिंग थी। इंडिया के खिलाफ मैच में भी अंडर प्रेशर आके नवाज ने इससे बड़ी मिलती जुलती, आई थिंक वहाँ भी 20 बॉलें खेले थे, शायद 42 रन बनाए थे, यहाँ 20 बॉलें खेल के इन्होंने 45 रन बनाए। तो दैट्स अ सिल्वर लाइनिंग फॉर पाकिस्तान राइट बिफोर द वर्ल्ड कप के नवाज अंडर प्रेशर आपको एक मैच जितवा कर आ रहे हैं। बहरहाल जी ट्रायंगुलर का फाइनल कल एंड न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच होने, और न्यूजीलैंड की टीम इज इन फॉर्म नाउ और मजा आएगा। हम ले आए, थैंक यू वेरी मच, हम ले आए फॉर्म। बट अदिल एक जो कंसर्न है जो कि वर्ल्ड कप से पहले हमने लगातार अब दूसरे मैच में देख लिया है, दैट पाकिस्तान वी रिलाई ऑन आवर बॉलिंग मेजरली, राइट? पाकिस्तान बॉलिंग इज कंसीडिंग नाउ, मतलब हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अभी बात करें तो बांग्लादेश की बैटिंग में मतलब हम शकीब और लिटन दास को संभाल नहीं सके, या तो वी वर टेकिंग इट वेरी लाइटली बिकॉज आज बॉडी लैंग्वेज वाज नॉट दैट अग्रेसिव एंड नॉट दैट वे, शायद डेड रबर को एक्चुअली डेड रबर की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, तो चले सही है बिल्कुल। मगर उसके अलावा इतने रन्स बन जाना पाकिस्तान की बॉलिंग पे, हमें पता है बांग्लादेश नहीं है अभी उस तरीके की अपनी फॉर्म में, उस तरीके का नहीं खेल रहा बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम में बहुत डिफरेंस है, एंड देन इतने रन्स बन जाना हमारी बॉलिंग पे इज वन पॉइंट ऑफ कंसर्न। देखिए मेरा ये ख्याल है, आई थिंक पहला मैच जो पाकिस्तान अगेंस्ट बांग्लादेश जीता था वो एक बड़ी आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान की विक्ट्री थी। आज जो आपने बड़ा एक फेयर पॉइंट यहाँ पर आया, और वो ये आया कि पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज आज के मैच में नज़र आ रही थी, वो शायद मुझे लग रहा है कि वाकई इसको वो डेड रबर लेके चल रहे थे, वो एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी। इवन विकेट्स लेके जो आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं वो सेलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही थी। एंड देन लिटन दास की आपने बात की, लिटन दास का आज कैच शान मसूद ने ही ड्रॉप्ड अ प्रीटी सिटर, आई मीन 22 रन पे उस वक्त दास बैटिंग कर रहे थे, और उसके बाद जो है वो आई थिंक he scored around कोई 30-35 runs after that. So I don't know what शान मसूद is doing to his career। कल लीना भी बात कर रही थी कि शान मसूद अगर आप ड्रॉप होते हैं तो वो टीम में वापस नहीं आते, he is not that lucky and he's so late in his career now कि अब वापस आना मुश्किल है। लेकिन भारत and what is everyone doing on the field, ये इतनी मिस फील्डिंग, ये इतने ड्रॉप कैचेस, अगर यही ड्रॉप कैचेस हमें वर्ल्ड T20 में देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मगर जहां हम बात करते हैं वर्ल्ड T20 की, बहुत शोर मच रहा है कि नहीं जी 15 तारीख 15 अक्टूबर क्या शोएब मलिक चले जाएंगे नहीं जाएंगे, बहुत सारे सवाल शोएब मलिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बहुत सारी भी गुफ्तगू की कादिर ख्वाजा ने, बिकॉज कादिर ख्वाजा ने जो है बड़ी डिटेल में शोएब मलिक से बात की है। उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। हमारे रहीम आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायानाज मिडल ऑर्डर बैटर और ऑलराउंडर साबिक कप्तान शोएब मलिक। शोएब भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले ये बताएं कि अपनी फिटनेस का थोड़ा सा राज बता दें कि आप जो है वो 40 साल की उम्र, माशाल्लाह 22 साल का कैरियर, अभी तक किस तरह मुकम्मल फिट कैसे हैं? साल में ये रूटीन ऐसी बन गई
कि जिसको मुझे बड़ी सारी मेरी जो है फ्रस्ट्रेशन चली जाती है इस चीज़ से, और दूसरा ये है कि हेल्दी लाइफ गुजारना वो बहुत अच्छी चीज़ है। 2021 का हमने वर्ल्ड कप देखा यूएई में, और उसके बाद से आ रहा था कि शुएब भाई जो है वो ये आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया। 2022 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, वो दिल कर रहा है खेलने का, या उसके बाद कोई पीसीबी कोई डिमांड फेयरवेल मैच के लिए, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था रिटायरमेंट का? देखिए, इन बातों का जवाब मैं तब समझता हूँ देना कि जब मैं ना मतलब तंग आ जाऊँ अपनी क्रिकेट से, फिर मैं इन बातों का ज़रूर जवाब दूंगा। अभी ये अल्लाह का शुक्र है, फिटनेस जो है उस पर काफ़ी काम कर रहा हूँ, और जो एक प्रोफेशनल एथलीट को जो डिमांड करती है कि आप compete कर सकें वर्ल्ड में या बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट, वो मेरी रूटीन अभी तक इंटैक्ट है। मैं बड़े शौक से करता हूँ, और मैं अभी रिटायरमेंट का बिल्कुल नहीं सोच रहा। हाँ, जिस दिन होगी उस सबको पता चलेगा और खुले दिल से अनाउंस करूँगा, लेकिन अभी मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि किसी किस्म का कोई इशू नहीं है व्हेन इट कम्स डाउन टू फिटनेस, या कहीं भी जाके खेलूँ और वहाँ परफॉर्मेंसेज में। बाबर आजम कप्तान है माशाल्लाह कौमी टीम के, जिस तरह की टीम को लीड कर रहे हैं, उनके लिए क्या विशेज़ हैं? और वर्ल्ड कप भी आ गया, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, बड़ा इवेंट है, सिर्फ ये है कि बैक करें अपने प्लेयर्स को, जो कि नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी बैक कर रहे हैं, और यही एक ऐसी चीज़ होती है, अप्स एंड डाउन्स किसी भी आप इवेंट में जा रहे हो तो वो आते हैं, उस टाइम पे नहीं ब्रेक होना। हाँ, इवेंट जब ख़त्म हो जाए फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए टू सी पाकिस्तान टीम्स ग्रोइंग, और इस तरफ जाएंगे जहाँ पे जीतने का मोमेंटम या जीतने का रेशो बढ़े, तो ये ज़रूर चीज़ है। लेकिन इवेंट के बीच में नहीं, इवेंट के बाद में जो है यही एडवाइस है, और मेरी पूरी दुआ है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हो। अच्छा शुएब भाई, पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर हमने देखा है कि काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिनको ड्रॉप नहीं किया गया, मुसलसल रखा गया, और मुसलसल नाकाम होते रहे। स्ट्राइक रेट भी इतना ज़्यादा नहीं है। क्या समझते हैं, उनको क्या मशवरा देते हैं, क्या सजेशन उनको देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ठीक है, थोड़ा सा हमें वो चीज़ नज़र आती है मिडिल ऑर्डर वाली, लेकिन उनको बैक कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। सेम प्लेयर्स खेल रहे हैं, उससे भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उन पर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि कोई हर्ज नहीं होता कि जो बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं दुनिया भर की दूसरी टीमों में भी हैं, उनका वे ऑफ प्लेइंग जो है उसको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करें। देखें, अच्छा है कि हमारे रिजवान और बाबर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, तो जितने भी आपको बॉलें मिलें, अगर आपको 4 बॉलें मिल रही हैं या 6 बॉलें मिल रही हैं या 3 ओवर मिल रहे हैं, तो उसमें क्या बेस्ट हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है उस वक्त टीम की, आप चेज कर रहे हैं या आप बैटिंग पहले कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा असेस करें। और देखें, क्रिकेट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिटिंग 4s and 6s। क्रिकेट में जब जिसको स्ट्राइक रोटेशन आती है वो कहीं भी फेल नहीं हो सकता, किसी भी फॉर्मेट में नहीं फेल हो सकता। वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे ये लगता है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमें वो बैट्समैन है, वो खेल रहे हैं एज अ बैट्समैन। तो हमने बहुत सारा देखा कि कभी शादाब आ रहे हैं, कभी नवाज आ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मैचेस हैं जो हो रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तिखार को, हैदर को, खुशदिल है आपके पास, आसिफ है, ये जितना ज़्यादा उन नंबर्स पे खेलेंगे तो इनको आइडिया होगा एटलीस्ट वर्ल्ड कप में, क्योंकि इन लोगों ने मैचेस जितवाने हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इनको जितने ज़्यादा चांसेस मिलेंगे उतना अच्छा है, लेकिन इनको फिर बैटिंग में भी भेजें, उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि उनको सेंस आएगी, वो सीखेंगे, उन कंडीशंस में जो है वो खेलेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मोरलेस सिमिलर कंडीशंस हैं। तो वो जितना उनको चांस मिलेगा मैच में खेलने का, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकें। अच्छा शुएब भाई, हमने जो है वो पहले देखा था कि वर्ल्ड कप के बाद कुछ सीरीज़ आई, उसके बाद हमने जब चेक किया तो उस पर यह था कि बाबर ने ही आपको कहा कि मैंने नए लड़के जो हैं वो टेस्ट करने, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, आप हमारे वर्ल्ड कप प्लान में शामिल हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि एक मिडिल ऑर्डर, एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर और अच्छी फॉर्म में शुएब मलिक को अब वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा? देखिए, मेरा काम है क्रिकेट खेलना, जहाँ पे भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले। सिलेक्ट करना ना करना वो मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है या पीसीबी है, वो उनकी अपनी मर्जी है।
मेरा काम है कि मैं जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसको अवेल करने की कोशिश करूँ, उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। सिलेक्ट करना ना करना वो उनका काम है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि पॉजिटिव रहना जो है ना वो मेरे लाइफ की सक्सेस का बहुत मेजर पार्ट है। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं पॉजिटिव रहूं, और क्योंकि सीखने वाला प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, तो मैं उसी तरफ चल रहा हूं। और जो एक रिक्वायरमेंट है एक प्रोफेशनल एथलीट की इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग या प्रैक्टिस सेशन, वो मैं कर रहा हूँ। एक बात बताएं, मतलब फ्रैंकली, कि बाबर और आपकी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। मतलब अब हमें जो पता है, जो बाकी लोगों से पता लगता है कि आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी है, वो आपसे मशवरे भी करता है। क्या अभी वर्ल्ड कप के लिए कोई उसने मशवरा मांगा, कोई आपको फ़ोन किया, उसने कोई बातचीत हुई है आपकी एशिया कप के बाद? देखिए, हम लोग कंसिस्टेंट बेसिस पे बात करते हैं, और मुझे ये लगता है कि पहले हाँ बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब एक इंसान कैप्टन बन जाए तो उसको उसका स्पेस देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लाइफ आपकी जो है बिजी हो जाती है। मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, इसलिए मैं उसको स्पेस देता हूँ। कभी मैंने आज तक प्रेशर नहीं डाला और ना कभी डालूंगा इस चीज़ पे, ना उसे कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ। जाते जाते ये बताएं कि पाकिस्तान को कहाँ रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप में? ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी ट्रैक, मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, बॉलर्स खासतौर पर उनके भी थोड़ी रोशनी डालें, शाहीन, नसीम, स्नैन, हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर। तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान को किधर देख रहे हैं वर्ल्ड कप में? देखिए, मैंने हमेशा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो है T20 में 2007 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड T20, तो हमेशा अच्छा रहा है। T20s में हमेशा पाकिस्तान टीम जो है उसने अच्छा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा करेगी, और मेरा दिल कह रहा है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपने कर दी है। अच्छा शोएब भाई, लास्ट जाते जाते बेटे यहाँ पर हमने देखे हैं कि जो हमारे एंकर हैं तल्लुल हुसैन, उनके भी बेटे हैं, अब्दुल रज़ाक के भी बेटे हैं। आपका दिल नहीं करता कि यार मेरा बेटा भी यहाँ पर ग्राउंड पे हो, क्रिकेटर बने, या भाभी का डंडा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? देखें, मैं अगर किन्हीं के बच्चे या जिनके भी बच्चे यहाँ पे इस इवेंट में खेल रहे हैं वो अच्छे हैं तो खेल रहे हैं, और हम लोग इस तरह जज करते हैं कि अगर किसी टेस्ट क्रिकेटर का बेटा है या किसी नॉन आदमी का कोई आ गया बेटा या बेटी खेलने के लिए तो सिफारिश बेसिस पे आया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को हमें साइड पे रखना चाहिए। लेकिन ये रही बात मेरे बेटे की, तो सिर्फ उसके ऊपर है जो वो करना चाहता है। फिर भी आपका दिल तो करता होगा कि यार शोएब मलिक का बेटा जो है वो क्रिकेटर बने। अगर आप मेरी दिल की बात जानना चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता कि वो कोई टीम गेम खेले। मैं नहीं चाहता वो कोई टीम गेम खेले, क्योंकि मेरा बेटा है, मैं नहीं उसे वो स्ट्रेस में देख सकता जो खुद स्ट्रेस में आप गुजर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं हूँ। देखिए, मैं हंसी वाला चेहरा आपको नजर आ रहा है। सिर्फ ये है कि मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे, लेकिन ये है कि अगर वो क्रिकेट खेलना चाहेगा मैं उसको दिलो जान से सपोर्ट करूंगा, और हाँ, कभी उसकी सिफारिश नहीं करूंगा। जी, तो मतलब ये मज़ेदार आपने एक इंटरव्यू सुना शोएब मलिक का, एंड कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है उनके बेटे के लिए जो कि टीम गेम हो। हाँ, मुझे बड़ी हैरानी हुई है, बिकॉज ये बात याद रहे दैट जो इंडिविजुअल स्पोर्ट होते हैं उनका अपना भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। और टेनिस में अभी रिसेंटली हमें एक दो प्लेयर्स का पता चला है, दे रिटायर्ड एट अ वेरी यंग एज, और उसकी रीज़न सिर्फ ये थी दैट जस्ट कुड नॉट कोप अप विद द प्रेशर दैट इज़ आउट देयर। सो लेकिन बहरहाल आई थिंक शोएब मलिक का इज़ अ स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ, एंड सानिया इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन हर सेल्फ, सो वो अनदुब समझते हैं सिचुएशन को बेहतर। आई थिंक एक फ्रस्ट्रेशन इस मैसेज में और इसमें नज़र आ रही थी शोएब मलिक की। और बट कहते हैं ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, हम है जिसको छुपा रहे हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है मामला है, लेकिन आई थिंक शोएब स्टिल आई थिंक व्हाट अ लॉन्ग करियर। आई मीन अगर आप देखें तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी खुशकिस्मती होती है किसी भी स्पोर्ट्समैन की कि इतना लंबा करियर देखे। और अब से कुछ महीने पहले वो हमारे ईद के प्रोग्राम में इसी स्टूडियो में मौजूद थे, और शोएब आज भी देखने में आपको 40+ लगते नहीं हैं। ही लुक्स लाइक समवन इन अर्ली 30s एंड ऑल। मे बी अगले 4-5 साल मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं। बट या वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, एंड स्पेशली हमारे कादिर साहब ने वैसे सारे सवाल पूछ लिए, बाबर वाला भी सवाल उन्होंने खास तौर से पूछा, बिकॉज एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी सवेरा कहता है ना दैट
शोएब मलिक को वो शायद रिटायर होना चाहते थे पिछले साल, बट उनको कहा गया था कि यू आर इन द प्लान्स अभी टीम के एंड ऑल। और बाज लोग ये कहते हैं कि बांग्लादेश नहीं जाएं, आप रेस्ट करें। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो एक ही T20 है एंड देन द प्लान्स चेंज्ड और व्हाटएवर हैपेंड, बट दिस वाज द पार्ट के इनिशियली प्लान में। शायद मुझे एक चीज़ अदील ये लगती है कि शायद बाबर हिमसेल्फ वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि whether he would be able to go further without Shoaib Malik. But now over the period of time maybe he realized कि ठीक है, let's dive in, let's go without experience, let's go without Shoaib Malik. मुझे नहीं पता if this thing ये बात जो थी ये शोएब मलिक के साथ डिस्कस हुई थी कि शोएब भाई आई लुक एट यू एज अ मेंटोर, और लेकिन मुझे अब आई नीड टू स्विम अलोन नाउ इन द वाटर, ये वाला है सिलसिला। मगर अगर ये डिस्कस हुई होती तो he would have said it openly because openly he has been saying on and on that Babar has been telling me that yes आप प्लान में हैं। बिल्कुल। तो फिर अगर ओपनली बात होती, या फिर बहुत दफा होता है हमारे साथ आके चीफ सिलेक्टर बैठे, आप स्ट्रेट फॉरवर्डली एक मैसेज क्यों नहीं देते अपने प्लेयर को कि अब बस नाउ इज द टाइम दैट दिस प्लेयर इज नॉट इन आवर प्लान्स पीरियड। आप यहाँ पे रोक दें खिलाड़ी को कि वो भी ना अपने लिए ख्वाब बनाए थे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्रिकेट का ये एक बड़ा, बहुत कम क्रिकेटर ऐसे हैं सवेरा जो कि बहुत ही बाइज्जत तरीके से क्रिकेट छोड़कर गए हैं। उनको इवेंचुअली या तो ड्रॉप कर दिया जाता है या फिर कोई ना कोई नाराज़गियाँ उनकी हो जाती हैं। हमें तो कितने क्रिकेटर्स का पता ही नहीं चलता कि यार वो अभी तक, आप देखें ना, अब से कुछ 2-3 वर्ल्ड कप पहले तक कौम कहती थी इमरान नज़ीर को टीम में ले आओ वापस। यानी वो एक हमारी कौम का एक ऐसा ऑब्सेशन था कि कुछ भी हो इमरान नज़ीर, भाई वो उस हालत में नहीं है, वो नहीं क्रिकेट खेल सकते कुछ भी हो, बिकॉज ज़ाहिर है हमारे रिटायरमेंट का सीन नहीं है। और आई थिंक सवेरा इट इज़ गॉट अ लॉट टू डू विद द कल्चर ऑफ द कंट्री एज वेल। खिलाड़ी क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ क्रिकेट खेलना जानता है। अब ये कोई न्यूजीलैंड वाला सिलसिला तो है नहीं ना कि विकेट कीपर से एक मैच में 4 कैचेस ड्रॉप हों और वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। एडम गिलक्रिस्ट जिस वक्त रिटायर हुए थे उस वक्त वो अपनी कोई उनकी बैटिंग की फॉर्म या कुछ नहीं थी, बट ही हैड स्टार्टेड ड्रॉपिंग कैचेस। और अगर ड्रॉपिंग कैच मेरे ख्याल से क्राइटेरिया किसी कीपर के रिटायरमेंट का होता तो हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर शायद 4-5, बहुत सारे विकेट कीपर शायद 4-5 टेस्ट मैच ही खेल पाते, उसके बियॉन्ड नहीं जाते। आई थिंक इट्स अ कल्चरल इशू। जनरली हमारे यहाँ जो है वो क्रिकेटर्स रिस्पेक्टफुली नहीं जा रहे होते। रिसेंट टाइम्स में इट्स मोहम्मद हफीज जो कि जिन्होंने बड़ी रिस्पेक्टफुली अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। और मोहम्मद हफीज ने जो है ही टुक हिज स्वीट टाइम, खेले वो आखिरी जो वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही came in front of the media and he announced the retirement. वरना पास्ट में थोड़ा सा चली जाऊं तो आई रिमेंबर इंजमामुल हक जी। इंजमामुल हक एक वो प्लेयर है जो मेरे जहन में है, जिनको जो है पूरा एक सी ऑफ दिया गया था बहुत जबरदस्त विद ऑल द बैट्स, और वो जिस तरह पूरी टीम ने मिलके जो है बट सवेरा उसमें भी इंजमाम को पीसीबी की तरफ से ये इंडिकेशन दे दिया गया था कि इंजमाम 2007 वर्ल्ड कप का डिबैकल जो पाकिस्तान का हुआ था, उसके बाद आई थिंक इट वाज द साउथ अफ्रीका सीरीज़ इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो कि इंजमाम ने आखिरी खेली थी और उसमें उनको ये इंडिकेशन दे दिया गया था कि बस यार अब वी नीड टू लुक बियॉन्ड। इनफैक्ट शोएब मलिक वाज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, अगर आपको याद हो उसका, बिकॉज उनको एक नौजवान कप्तान की हैसियत से जो है वो लाया गया 2007 के T20 वर्ल्ड कप से पहले, और जेफ लॉसन भी उस वक्त आए थे पाकिस्तान। बिल्कुल, और मिसबा उल हक का तो बद्दा ही था। हाँ, जितना द काइंड जितनी मेरे ख्याल से जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया कि नहीं जी द ओल्डेस्ट एज प्लेयर हु रिप्रेजेंट। बिल्कुल। लेकिन अगर आप मिसबा की भी बात करें, उनके साथ ज़रा यूनुस और मिसबा आखिरी टेस्ट अपना अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ वो जो मशहूर ज़माना टेस्ट कहता है, लेकिन यूनुस खान एज एन ODI प्लेयर भी अपने करियर को ज़बरदस्ती ड्रैग ले करके गए थे। और मेरा ये ख्याल है, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यूनुस भाई, बेहतरीन बंदा एंड ऑल, बट अपनी आई थिंक थोड़ी सी प्लेइंग लेगेसी को वो थोड़ा सा जो है ना वो ब्लर ज़रूर करके चले गए थे, इसी वजह से कि जब उनको रिटायर होना चाहिए था। अगर आपको 2015 के वर्ल्ड कप की टीम में उनका सिलेक्शन याद हो, सो उनसे ओपनिंग भी करवा दी थी हमने इंडिया वाले मैच में कि किसी तरह इनको टीम में जो है वो यहाँ पे रखा जाए। तो अब क्या कह सकते हैं जी। बिल्कुल जी। सो ये तो हमने बात की है क्रिकेट के हवाले से, बट अब हम बात करेंगे हमारे नेशनल गेम से, विच इज़ हॉकी। पाकिस्तान हॉकी की जब मैं बात करती हूँ, हर दफ़ा ये बात करनी पड़ती है कि हम फतुआत याद करें, हम पास्ट की ग्लोरीज में रहते हैं। ये मतलब ऑनेस्टली अब ये बातें करके हम थक भी गए हैं, आप लोग भी सुन के थक गए होंगे, बिकॉज जब कुछ नया करने की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कोशिश करती है तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है अदील, और वो जो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है उसके लिए हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट बिल्कुल हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ, हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। एंड अभी रिसेंटली ही हैज जस्ट वन द इलेक्शन, बट उसके बाद से जो है बहुत सारे सिलसिले, बहुत सारे मसले, बहुत सारे इश्यूज। तो दी सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन
हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर हुसैन को मैं खुशामदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हैदर। अस्सलाम वालेकुम सवेरा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो गया अचानक से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को क्या ख्याल आया एनओसीज नहीं देनी, ये मतलब क्या किस बात पे नाराजगी शुरू हो गई और ये सारा मसला हुआ क्या एक्चुअली, अगर आप समझा सके हमें तो। एक्चुअली सवेरा, ये जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा ऐसे ही हमने देखा, हमें कोई भी ऐसा लेटर मौसूल नहीं हुआ है। दूसरा ये कि ये सारा जो है ना, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि वो बहुत अच्छे हैं, कर्नल आसिफ जमान आईपीसी मिनिस्टर भी अच्छे हैं, लेकिन उनको जब बिहाइंड द स्टोरी उनको कहा जाता है वो वैसे ही करते हैं। और जो लोग, मैं कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो एक कमेटी बनाई है ख्वाजा आसिफ साहब की और दो लोग और हैं उस कमेटी में, तो उनको जैसा ब्रीफ किया जा रहा है वो लोग वही समझ रहे हैं। एक्चुअली जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ आएगा, जब वो बुलाएंगे, जब उनके साथ बैठेंगे, तो फिर उनको सही हकीकत पता चलेगी। अभी तो उनको हकीकत ही नहीं पता। ये वही लोग जो बिहाइंड द स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, जो आज 18वें नंबर पे जिनकी वजह से पहुंचे हैं। जी बिल्कुल हैदर, यहाँ पे जो ज़ाहिर है एनओसी ना देना अचानक, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसके लिए कैंप लगा हुआ है और बड़े भरपूर आपका कैंप यहाँ कराची में चल भी रहा है, काफ़ी सारे नए प्लेयर भी आप लोगों ने ड्राफ्ट किए हैं उसके लिए, ये पाकिस्तान की वैसे ही हम अगर आप ही के थ्रू हम ये सुनते रहते थे कि जी हम 18वें नंबर पे आए इस वजह से कि हमने तो हॉकी खेली नहीं है पिछले 2-3 साल में, अब टूर्नामेंट्स हमको मिल रहे हैं, तो ये तो पीएचएफ की अपनी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा दाग नहीं आ सकता कि हम सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट शुरू होने से 2.5 हफ्ता पहले हम इससे पुल आउट कर रहे होंगे? नहीं, हम इंशाअल्लाह पुल आउट नहीं करेंगे। पाकिस्तान टीम जाएगी और हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग माहौल भी अच्छा रख रहे हैं पाकिस्तान का कि उन तक हम बातें भी नहीं पहुंचने दे रहे। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, वो लोग थोड़े बहुत परेशान तो होंगे ना, जो हम उनको, आप ये देखें कि वैसे ही 8-9 प्लेयर्स नहीं आए, ठीक है, वो भी अनकरीब कौम को पता चलेगा कि वो क्यों नहीं आए, उसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी है। लेकिन आप देखिएगा कि कौम को पता चलेगा और कौम नफरत करेगी। एक्चुअली यहाँ पर एक सोशल मीडिया पे कोई भी पेपर आ जाता है तो वो इतना हाइप क्रिएट हो जाती है उसको, और ये डेलिबरेटली किया जाता है। ये सिर्फ जो है इसको हॉकी गेम को डिक्लाइन वैसे ही है और जो है डिफेम किया जा रहा है, डेलिबरेटली किया जा रहा है। लेकिन जो कर रहे हैं, मैं उनका कसूर इसलिए नहीं कहूँगा कि उनको जो ब्रीफ किया जा रहा है वो वही कर रहे हैं। और ये लेकिन जो चीज़ें होती हैं ये थोड़े अरसे बाद कौम के सामने आएंगी और आप खुद देखेंगे कि हकीकत क्या है। और हम लोग, जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमें ग्रांट देता है, हम उसे मानते हैं, लेकिन हमारा एक आइन है, हमारा एक आइन के थ्रू हम चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे पैटर्न इन चीफ है। मैं ये समझ रहा हूँ शायद प्राइम मिनिस्टर को पता भी नहीं है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर, मुझे पता चला है कि वो बुला रहे हैं, अगर वो बुलाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। और जो उनकी कमेटी है, ख्वाजा आसिफ साहब बहुत अच्छे, मैंने जिससे भी उनके लिए सुना है वो डेड ऑनेस्ट हैं। और ख्वाजा आसिफ कभी भी, मुझे जो बोला गया कि कभी भी कोई गलत काम नहीं करने देंगे और कभी भी एकतरफा फैसला नहीं करेंगे। एयाज सादिक साहब हैं, वो भी डेड ऑनेस्ट हैं और उनकी जो हिस्ट्री है, मैंने तो इन दोनों का, मेरा इतना पॉलिटिकली लोगों से इतना वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने इनके बारे में सुना तो सब ने इनकी तारीफ की है, एयाज सादिक साहब की भी और ख्वाजा आसिफ साहब की भी। लेकिन एयाज सादिक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आपको एकतरफा स्टोरी बताई गई है वो आप एक दफा सुन तो लें, उसके बाद जो सजा का हकदार है उसको सजा दें और उसको ऐसा इबरत का निशान बनाएं ताकि आने वाले लोग ऐसी करप्शन और ऐसे जो 18वें नंबर पे आए, 6ठे नंबर से 12वें पे आया और 12वें तक, अभी मेरा जो एनालिस्ट है वो ये है कि हम वर्ल्ड में, मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे जो लड़के कॉमनवेल्थ गेम खेले हैं तो हम अभी भी 6 नंबर पे हैं। हम 6 से नीचे करते करते 12वें नंबर पे आए। जब फेडरेशन आई थी 2008 में ही, तो उस वक्त पाकिस्तान 6ठे नंबर पे था। उसके बाद गिरते गिरते 12वें पे आया और जब 12वें पे जब हमने प्रो लीग पे जाना था तो उधर हमने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को लिखा था कि हमें फंड की जरूरत है, लेकिन फंड ना मिलने की वजह से यहाँ पर अब पॉइंट बेसिस हो गया है और जैसे 12वें से हम 18वें पे आ गए। अब अगर खुदा ना खास्ता अगर अजलान शाह में टीम नहीं जाती तो आप सोचें 18वें पे बगैर खेले कहाँ जाएंगे हम। पाकिस्तान की कितनी बदनामी है,
और मैं शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं इसको टेकअप करें, इस केस को, और लें, सुने, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौकिफ सुने। और हैदर दोनों साइड की कहानी सुननी चाहिए, दोनों साइड की जो रियलिटी है वो सुननी चाहिए। और जब हम कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी, तो जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर जब इलेक्शंस हुए एक चीज़ के, तो डेमोक्रेसी पे डेफिनेटली फिर ये देखना चाहिए कि क्यों हम इस डेमोक्रेसी को फिर एडहॉक की तरफ लेकर जा रहे हैं। बट हमारे साथ जो है इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक सूरी साहब ने, मोहम्मद तारिक सूरी साहब ने भी ज्वाइन इन किया है, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक सूरी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि मतलब ये एक्चुअली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर नहीं आती, क्या ये बात सही है? सबसे पहले तो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की हमें जरूरत क्यों पेश आई? जी, पहली बात तो ये है, तो ये कुछ ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट जैसा इदारे को इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब हमें रजिस्टर्ड किया गया पीएचएफ को, उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया गया। और आज सुबह भी मैंने किसी चैनल को कहा है कि हम ऑटोनॉमी उस बेस्ड ऑन दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है विद अ हायर अथॉरिटी, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर हम काम करना चाहते हैं और काम कर रहे हैं। हमें इतनी सी ऑटोनॉमी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है या जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारे हमारी जो कांग्रेस है उसने अपने अथराइज्ड लिमिट के अंदर जो भी फैसले लिए हुए हैं, उनके ऊपर अगर कोई डिस्कशन करनी है तो जिस तरह पहले भी ये बात हो रही है, उसके लिए फोरम ऐसा नहीं है कि मैं एक टीवी चैनल पे बैठ जाऊं या मैं सोशल मीडिया के थ्रू खतो किताबत शुरू कर दूं या कमेंट्री शुरू कर दूं। जी, आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को बुलाइए कि ये कोर्ट का डिसीजन क्या कह रहा है और आप क्या चाहते हैं। ये गवर्नमेंट के मतलब 2 पाकिस्तान के इदारे हैं यार, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई जंग शुरू कर दी है। वी वांट टू जस्ट प्रमोट आवर गेम एंड द गेम ऑफ हॉकी। आप यकीन करें, मेरा किसी उससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी ऐसे पॉलिटिकल इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है, बट वी आर जस्ट द हॉकी लवर्स। मतलब ये हैदर भी आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं, हम अपने हॉकी के दर्द के लिए यहाँ बैठे हुए हैं और वही जंग हम लड़ रहे हैं कि भाई इसको छोड़ो, कोर्ट मत खेलो, आओ बैठ के बात करो और खत्म करो बात को यार। क्यों हम इसको, इंटरनेशनल इशू तो नहीं है ना ये कि अजलान शाह में हमें नहीं जाने दिया जा रहा। मैं कोई बाहर के कोई मतलब इजराइल के लोग लेके जा रहा हूँ या इंडिया की टीम लेकर जा रहा हूँ या अफगानिस्तान की टीम में लेके जा रहा हूँ। पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनको एक्सपोजर मिलेगा, जो भी है नंबर 18वां 12वां जो भी है, मैं इस पे नहीं जा रहा। तो खेलेंगे तो 18वें से 8 पे आएंगे, 8 से नंबर 1 पे आएंगे इंशाअल्लाह। तारिक साहब, रीजन क्या समझ में आती है? लाइक अभी तो इलेक्शंस हुए हैं। अच्छा, मुझे ये भी याद आ रहा है हैदर, आप भी हमारे प्रोग्राम में होते थे, जिस जमाने में इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी कुछ चमगोइयाँ होनी शुरू हुई थी कि जी स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से वो मुतमईन नहीं है इन इलेक्शन से, क्या हो रहा है आपका, जबकि पूरा प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेट भी किया था और उसकी तरफ से ये सारा अप्रूव भी था। सूरी साहब, वजूहात क्या समझ में आती है? अभी आपकी स्क्रीन पे जो है ये हम एक स्क्रीनशॉट जो दिखा रहे हैं, ये आप ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लेटर है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी ऑर्डर का ये एक पैराग्राफ है जिसमें जो है बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज नॉट डायरेक्टली अंडर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। ये वो जो वो फैसला, ये बेसिकली एक वॉलीबॉल, पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन का केस था। जी फरमाइए सूरी साहब। 3 फेडरेशन का केस था ये। जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये इसको इस तरह डिस्प्ले ना कीजिए प्लीज, ये बहुत सीरियस मैटर है ना, इसको इस तरह डिस्प्ले ना कीजिए। इसको हम जाएं और हम बैठ के उनसे बात करें इसके ऊपर। जहां तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन करवाए गए। उस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आया और जितनी टर्न आउट था इस इलेक्शन में, वो मेरे ख्याल में हिस्टोरिकल टर्न आउट था इस इलेक्शन में, और वो इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ। और उस अनाउंस को, अब वो इलेक्शन जो हमारे यहाँ रिवाज चल पड़ा है
कि बस मैं ना मानूं कि जी इलेक्शन को मैं नहीं मानता, मतलब सारी दुनिया मान रही है, और दोज हु मैटर्ड दे हैव एक्सेप्टेड दिस इलेक्शन। तो अब एक आके मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन उठ के आ जाए जिसका कंसर्न कोई नहीं है कि जी मैं आपके इलेक्शन कौन नहीं मान रहा है? ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की आप तरफ हवाला कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता इस इलेक्शन को, या आपको लगता है कि जी? देखिए अब फिर वही बात कि मैं भी मतलब मीडिया से सुन के शुरू में ये हुआ कि नहीं मानता, जब हमारी ओलंपिक एसोसिएशन ने एक्सेप्ट कर लिया तो दैट्स इट। अब हम कितने लोगों को जवाब दें? मैंने सुबह भी ये बात की है कि हम कितने लोगों को जवाब दें हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि जी हमें वो ग्रांट देते हैं फाइन, तो फिर मेरा सबसे बड़ा बॉस जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट है, क्योंकि जितना सिंध गवर्नमेंट जितनी बड़ी ग्रांट मुझे कंसिस्टेंटली दे रहा है, तो मेरी सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो मेरा बॉस है, क्योंकि वो पैसे सबसे ज्यादा दे रहा है। अब वो जो जितने ज्यादा पैसे दे मैं तो उसकी तरफ चला जाऊंगा और वो उसको मैं अपना बॉस मान लूंगा। तो अब ये 30-35 लाख हैदर वुड गिव द एग्जैक्ट फिगर के कितने पैसे दिए गए हैं। ये 30-35 लाख में तो एक टूर, क्या हमारा कराची से लाहौर का टूर नहीं होता यार, एक टीम का 24 नहीं लग सकता सर। कैंप जो हमारा 1 महीने का लगता है वो भी 60 लाख रुपए का लगता है। 37 लाख जो है 4 साल में दिए। तो देखिए हमारा जी हैदर जी बोल। अभी मैं आईपीसी मिनिस्टर से मिला था, मजारी साहब से। वो बड़ा ईगर हैं और वो चाहते हैं हमारा नेशनल गेम बहुत ऊपर आए, और कर्नल आसिफ जमान भी यही चाहते हैं कि हमारा नेशनल गेम ऊपर आए। लेकिन वजह मुझे ये समझ नहीं आ रही कि देखें, मैंने जो सुना है अभी तक किसी ने मुझे कहा नहीं है कि हॉकी फेडरेशन में करप्शन हुई है। हॉकी फेडरेशन 18वें नंबर पे आई, परफॉर्मेंस नहीं हुई। तो जो भी हमारे जो ताकतवर हजरात हैं, जो भी इस गवर्नमेंट में हैं, उनको ये चाहिए कि पहले पता करें कि ये जो है हुआ क्या है। फ्रांसिक ऑडिट हुआ है, उसके पैरे हैं, तो वो क्लियर हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। कुछ चीजें उनको भी पता चली होंगी, लेकिन आज जो ये सारा मलबा जो हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब पे डाल रहे हैं, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं, और उन्होंने जितना फ्री हैंड इन जो भी इनके साथ काम करता है उसको वो फ्री हैंड देते हैं। जैसे कि जब मैं आया एक्टिंग चार्ज था मेरे पास, तो उन्होंने फ्री हैंड दिया और उन्होंने बोला कि हैदर ईमानदारी से काम करना, 1 महीना तुम्हारे पास है, जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना। किसी चीज में उन्होंने इंटरफेरेंस नहीं की। उनके भाई भी थे जो कर्नल आसिफ, जो सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन थे, उनको भी अगर उन्होंने कहा था कि वो भी अगर गलत करें तो कोई भी बात किसी की भी गलत नहीं मानना। तो हम जो ये कहते हैं, जो मैंने सुना है, ये मैंने मतलब स्पेकुलेशन मैं कर रहा हूँ और सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। बट हैदर, कता कलामी की माफी एक चीज मैं फिर से आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। आपने शुरू में एक बात की कि जिस तरह आप लोगों को सोशल मीडिया से पता चला है कि ये सब हो रहा है, उस तरह आपको भी सोशल मीडिया से पता चला है, यानी कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स में नहीं आया? नहीं, ये वाला लेटर नहीं आया। और दूसरा ये जिस हवाला उन्होंने दिया है अक्टूबर का लेटर के एनओसी मांगी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, वो अक्टूबर में हमने ट्रेनर मांगा था। तो मुझे तो अभी ये भी नहीं समझ आ रहा कि एक लेटर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का आता है कि आप इलेक्शन नहीं कराएंगे इसलिए कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे काम हो रहा है। फिर दूसरा लेटर आता है कि आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए, और वो जो है आपने जो है टाइम फ्रेम ऊपर हो गया। फिर इलेक्शन आता है कि आप इलेक्शन रोक दें, आप डिनोटिफाई हो गए। फिर उसके बाद एक लेटर आता है कि ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर, रेहान भट्ट और नासिर अली और एक स्पोर्ट बोर्ड का बंदा वो इलेक्शन कराएगा। अभी तक मेरे ख्याल से स्पोर्ट बोर्ड किसी के प्रेशर में है। स्पोर्ट बोर्ड ऐसे एकदम करना नहीं चाहिए, लेकिन किसके प्रेशर में है मुझे नहीं पता। कर्नल आसिफ जमान बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत इनके बारे में सुना है, बहुत इन्होंने काम किया है, लेकिन किसका प्रेशर है अब इन्होंने आगे खुद जवाब देना है। हम ये चाहते हैं, एक और सवेरा मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखें घरों में भी लड़ाई होती है। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई भी रंजिश है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपस में बैठ के करें, बुलाएं, कमरे में करें। ये रोड पे करना, सोशल मीडिया पे करना,
या बच्चों को इन्वॉल्व करना, ये हमारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान टीम में। अगर आप टेबल पे बैठ के बात करें ना, कौन से मसले सॉल्व नहीं होते टेबल पे बैठ के। हमने कोशिश की थी कर्नल आसिफ जमान से, हैदर हमने कोशिश की थी कर्नल आसिफ जमान से कांटेक्ट करने के लिए, बट राइट नाउ ही इज इन द मीटिंग। वही मीटिंग जो ये फैसला कर रही है, अभी सारी गुफ्तगू इसी बारे में हो रही है, उसी मीटिंग में वो मौजूद हैं जहां पे जो है अभी। मुझे तो बड़ी हैरत है कि उस मीटिंग में क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। पीएचएफ की गैर मौजूदगी में पीएचएफ के मुस्तकबिल के फैसले किए जा रहे हैं। बहरहाल ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। हैदर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वी नो यू हैव अ प्लान, वी नो आप लेजिटिमेटली इलेक्ट होकर आए हैं। बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, जो कि हम शायद इसलिए कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं बिकॉज हमारे प्रोग्राम में राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यस हम इसको बड़ा क्लोजली फॉलो अप करते रहे और हमारी दुआएं आपके साथ। जी देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे पैटर्न इन चीफ है, उनको भी जब इख्तियार है, उनको ये इख्तियार है कि अगर ये फिल इन द वैकेंसी है तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एडहॉक नहीं लगा सकते। इसलिए कि हमारा एक कुरम है, 100 से ज्यादा हमारे कांग्रेस मेंबर हैं, वो उनको भी पता है प्राइम मिनिस्टर साहब को, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी सारी चीजें है ना। अगर हम आईन ही को नहीं मानते तो फिर इसका मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नल एंड वाइड है। तो हम अपने आइन पे चल रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास सैटरडे को होने जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और आगे मुस्तकबिल के लिए। अभी आप देखें कि स्पोर्ट बोर्ड पैसा दे नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर को हम बुलाएं तो वो कहेंगे कि यार स्पोर्ट बोर्ड नहीं मानता, तो हम खड़े हुए कहाँ हैं? मतलब ये चाह क्या रहे हैं? कौमी खेल, या तो कौमी खेल हटा दें आप इस नाम से, कौमी खेल के साथ ये इतनी बड़ी ज्यादती। मुझे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनको ऑडिट भी कराना चाहिए, इनको सारी इन्वेस्टिगेशन भी करानी चाहिए, बिल्कुल कराएं। उस कमेटी का काम है, हर पाकिस्तानी का काम है, सिर्फ ख्वाजा आसिफ का नहीं, हर पाकिस्तानी खड़े हो, जो गलत है उसकी एफआईआर भी कटाए, उसको कैफे किरदार तक उसको पहुंचाना चाहिए। जब तक इबरत का निशान नहीं बनेगा वो शख्स, जो भी कल्प्रेट हैं, तो फिर आने वाला इसी तरह करप्शन करता रहेगा और उसको 100% दुनिया के सामने लेके आना चाहिए। जितना बड़ा खिलाड़ी है, जरूरी नहीं वो उतना बड़ा इंसान भी हो। मैं नहीं कहना चाहता, हमारा नेशनल चैनल है, मैं कुछ चीजें नहीं कहना चाहता, लेकिन कब तक ये छुपी रहेंगी? जब ये बुलाई जाएगी गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ से मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डेडिकेटेड हैं, इतना काम वो करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, हमने उनको खुद रोडों पे देखा है। शहबाज शरीफ साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, शहबाज शरीफ साहब से, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कमेटी को बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। ये जिस तरह कौमी खेल को बदनाम किया जा रहा है, जिसमें किसी का हाथ नहीं है। मैं नहीं मानता स्पोर्ट बोर्ड के कर्नल साहब को, मैं नहीं मानता एहसान मजारी साहब को, मैं नहीं मानता ख्वाजा आसिफ को, मैं नहीं मानता एयाज सादिक को, इसलिए कि इनको तो पता ही नहीं है। इनको जो बोला गया है वो इन्होंने कर दिया। हमारे ऑफिस में सारा रिकॉर्ड मौजूद है और कुछ रिकॉर्ड गायब भी हुए हैं जो मैंने देखा है। तो मैं जब वो बुलाएंगे तो उसके बाद जो हमारी कमेटी जाएगी वो पेश करेगी, फिर दूध का दूध पानी का पानी कौम के सामने आएगा। लेकिन मेरा मैं कुछ कहना चाहता हूं, हमारी कोई गलती हम कौम के सामने लेके आए और ये बच्चों के सामने लेके आए। ये एक कमरे में बैठ के सारी चीजें होनी चाहिए। जी तारिक साहब, आप क्या ऐड इन करना चाहते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं वो जरूर रेफर करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले जो डिसीजन हुआ है, जो डिसीजन कम्युनिकेट हुआ है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हु इज पैटर्न इन चीफ, तो जो डिपार्टमेंट्स को अलाउ किया है कि आप स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, एंड हॉकी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। एक तरफ तो हमने ये परमिशन दी है, ये ऑर्डर्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जी प्रमोट करें। दूसरी तरफ ये स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जो कि गवर्नमेंट की फंक्शनरी है, उसने ये पॉइंट उठा दिया कि एनओसी नहीं है या ग्रांट नहीं है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रडिक्ट कर रहे हैं एक्शन। तो इसको हमें जरूर इसमें हमें इसको सॉफन अप करना चाहिए और इसको हमें डीकन्फ्लिक्ट करना चाहिए इस पूरे इशू को, बिकॉज ये 2 डायरेक्शनल डिसीजन आ रहे हैं, या 2 डायरेक्शनल मैं कहूंगा ये डिसीजन हमें कम्युनिकेट हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो ऑडिट की जो एक प्ली ली जा रही है कि जी ये करप्शन हुई है, फाइन करप्शन हुई है, ऑडिट पैराज हैं, ओके फाइन होंगे, उसका जो भी तरीकाकार है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तमाम डिपार्टमेंट में फॉलो किया जाता है कि ऑडिट पैरा आ गए, ऑडिट पैरा का जितना वॉल्यूम ऑफ अमाउंट या जितना अमाउंट होता है उसके हिसाब से उसकी ग्रेडिंग की जाती है और उसको ग्रेडिंग के साथ उसको फॉलो किया जाता है कि कहाँ इसकी सेटलमेंट हो। राइट, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। जी फरमाइए सर। हाँ, तो उसकी सेटलमेंट भी होती रहे, लेकिन इसमें उस ऑर्गेनाइजेशन का काम बंद नहीं कर दिया जाता। बिल्कुल,
अब फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा जब तक ये ऑडिट पैरा सेटल नहीं होता। आप दोनों कराएं, आप थर्ड पार्टी ऑडिट करवाइए, बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ऑडिट करवाएं, और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको एक दफा कैफे किरदार तक पहुंचाएं ताकि आइंदा आने वालों की हिम्मत ना। थैंक यू। और प्लेयर्स को खेलने दें, मतलब आप जो कर रहे हैं बैक एंड पे ऑफिसेज में जो हो रहा है वो होता रहे, प्लेयर्स को खेलने दें, प्लेयर्स को ना इस सारी पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोशिश है। कोई जरूरत नहीं है कि प्लेयर्स जो हैं उनको रोका जाए किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से या इवेंट पे। बट आप लोग का बहुत बहुत शरीफ साहब थे जी जी जी। अरे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हैदर थैंक यू सो मच, सूरी साहब का बहुत शुक्रिया। सवेरा पता है ये जो एडहॉकिज्म है ना, ये पहले भी हमारे फेडरेशंस को हॉकी में भी लगता है, पीसीबी में एक जमाने में एडहॉकिज्म आ चुका है, इससे नुकसान ही होता है खेलों का। और अभी जब हम प्लेयर्स के खेलने की बात कर रहे हैं तो खिजर वहाँ मौजूद हैं जहाँ पे कैंप लगा सुल्तान अजलान शाह कप का, और खिजर वहाँ पे मौजूद हैं, यानी प्लेयर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इवेंट। और उसके बाद इस तरह की खबरें आना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग हो जाता है प्लेयर्स के लिए। खिजर ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। खिजर, आप के पास क्या खबरें? जी बिल्कुल सवेरा, जब मैं अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँचा अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में, जहाँ पे सुल्तान अजलान शाह कप के लिए बाकायदा तौर पर कैंप लगा हुआ है, तो खिलाड़ी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो मैंने कहा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जा रहे हैं? तो कह रहे हैं हम तो यहाँ पे आए इसीलिए हैं कि हम खेलने जाएं। तो अजीब सी सूरत हाल है कि हम ये रिपोर्ट पता नहीं कब से कर रहे हैं कि कोई भी इवेंट आ रहा होता है, कोई भी टूर्नामेंट आने वाला होता है, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन या तो कशकोल लेकर जा रही होती है कि आप हमें फ़ंड दे दें, या फिर पाकिस्तान हॉकी जो है वो उस टूर को कर ही नहीं पाती। अभी जो है पाकिस्तान टीम इसलिए उसकी रैंकिंग नीचे नहीं आई कि खुदा न खास्ता वो बहुत ज़्यादा हारी है, बल्कि बहुत सारे टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम खेल नहीं सकी। प्रो लीग का इवेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट ने उन्हें फ़ंड नहीं दिया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को टीम वहां पर नहीं जा सकी। आप 12वें से 18वें नंबर पे आ गए। 1996 में एक जो है वो पॉलिटिक्स हुई थी, बगावत हुई थी, उसके बाद से लेकर 98 से 2008 तक ग्रेजुअली हम इतने नीचे आए कि हम 12वें नंबर पे आके 13वें नंबर पे अटक गए। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान हॉकी दुनिया में 18वें नंबर पर आ गई है। यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनका मोराल खेलने की हद तक तो बहुत हाई है, मगर उनको अभी भी वो शशोपंज में मुब्तला है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बातें आ रही हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो ज़राए हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले ऑडिट होगा, करप्शन हुई है पिछली मैनेजमेंट में, इनकी कोई रैंकिंग नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब जब रैंकिंग इसी वजह से नहीं है कि हम हॉकी खेल ही नहीं रहे तो हम जो है नीचे आते जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, फिर जो है वो अगले टूर का जो है प्लान होना चाहिए। मतलब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले इंक्वायरी कर लें, ऑडिट कर लें, फिर प्लेयर्स के बारे में सोचें। वेरी सैड खिजर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सच अ सैड अफेयर दिस इज। अभी हम कुछ दिनों पहले अदील ये बात कर रहे थे, नहीं जी वो तो हम तो लीग तक जाने की अब सोच रहे हैं, और अभी स्टेबिलिटी जो है वो, अगर एक मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, प्लेयर्स को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, प्लेयर्स को एनओसी नहीं मिल रही है कि वो रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को किसी इवेंट में। प्लेयर्स हमारे खिजर हमारे नुमाइंदे से पूछ रहे हैं कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन वाकई इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग एपिसोड सीरियसली। और आपने ये देखा कि पीएचएफ के जो अहदेदारान हैं वो लिटरली दे वो प्लीडिंग टू द प्राइम मिनिस्टर कि भैया हमारी भी बात सुन लो और हमें कुछ बोलने का तो मौका दे दो। सुनी सुनाई बातों पे बराए मेहरबानी डिसीजन ना लें। अभी कोई इस्लामाबाद में इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और वहाँ पीएचएफ का नुमाइंदा मौजूद नहीं है, तो आप सोच सकते हैं। बहरहाल जी प्रोग्राम हमारा ख़त्म होता है कल। ऑफ कोर्स वील गेट बैक टू क्रिकेट वंस अगेन बिकॉज हमारे पास ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल का रिजल्ट होगा एंड वी विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट। पाकिस्तान के लिए एक ऑफिशियल मैच में तैयारी का ये आखिरी होगा मौका, बिकॉज संडे से वर्ल्ड कप का मेन राउंड तो नहीं, अभी जो क्वालिफिकेशन का राउंड है वो शुरू हो रहा होगा। सो गुड लक टू पाकिस्तान टीम एंड गुड लक टू ऑल ऑफ अस। इन फैक्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हमारी होगी कल एक बार फिर गेम सेट मैच में। अदील और सवेरा को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।